हेलो एवरीवन। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, और अपने 10th क्लास में जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े उन सबको हमने रिवाइज किया था। ठीक है, आइडेंटिटीज़, एक्यूट एंगल की जो भी वैल्यूज़ होती हैं, कुछ हाइट एंड डिस्टेंस ज्योमेट्री में एप्लीकेशंस देखी थी। तो अब हम डेवलप करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमारी जो यात्रा होने वाली है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। तो रेशो का मतलब आपको अच्छे से क्लियर था कि कोई भी दो साइड का हमने रेशो लिया एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो उसका नाम दे दिया साइन, कोसाइन, टेंजेंट इत्यादि इत्यादि। तो अब हम इससे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े, इस वर्ड का मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, फंक्शन, है ना। अब फंक्शन वैसे तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर पर, हाल फिलहाल एक बेसिक आइडिया जरूर रख लेते हैं ताकि बार बार जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँ तो अपने दिमाग में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो बच्चों, जैसे कि हम बोलते हैं फंक्शन, ऐसा लिखते हैं y इज़ फंक्शन ऑफ x। ओके, y डिपेंड्स अपॉन x। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ऐसा लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया जिसमें अपना x क्या है, एक इनपुट, ये क्या है, एक आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने लिखा था, जैसे मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स। जैसे आप इसमें x डालेंगे 30 डिग्री तो मेरा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। तो बेसिकली एक इनपुट आउटपुट का रिलेशन है फंक्शन, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो तात्पर्य यही है बस कि आपके पास इनपुट है, आउटपुट है, फिर आप डिफाइन करते हैं कि जो x आएंगे मेरे पास एक पर्टिकुलर सेट से उठा लेते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, उसको बोल देते हैं अपन डोमेन। ठीक है, तो डोमेन बेसिकली मेरे पास क्या है, इनपुट सेट है, जहाँ से आप अपना इनपुट पुट करेंगे, और जो भी मेरे सारे आंसर आएंगे उन सब की वैल्यूज़ के सेट को अपन क्या कहते हैं, रेंज, जो कि मेरा क्या है, आउटपुट सेट। ठीक है, तो फंक्शन का एक बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया। ये फंक्शन अपने पास बेसिकली, अगर मैं डोमेन को बोलूँ a, रेंज को बोलूँ b, तो फंक्शन मेरे पास क्या है, a से b की वैल्यूज़ की पेयरिंग है। a से वैल्यू उठाओ और कोई ना कोई आंसर आपको b में मिल जाएगा। तो फॉर्मूले इसको कैसे डिफाइन करते हैं फंक्शन को, दैट फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन x belongs to a and y belongs to b such that for all x belongs to a there exist unique y belongs to b। ये फॉर्मल डेफिनेशन हो गई। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बचपन में ये पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके, या फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो कि आपका s है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। आप कोई भी टाइम वैल्यू डालोगे तो आपको कोई ना कोई s की वैल्यू मिलेगी, वो s की वैल्यू क्या होगी, यूनिक। एक टाइम पे बॉडी की पोजीशन पहुँच सकती है ना, और बॉडी अगर एग्जिस्ट करती है तो पर्टिकुलर टाइम पे कहीं ना कहीं तो होगी, रेस्ट होगी, एक्स पोजीशन, उसकी पोजीशन बदलती रह सकती है या नहीं भी बदले, पर उसकी कोई ना कोई पोजीशन तो होगी होगी। तो ये एक फंक्शनल मोडिंग का एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह आपको क्लियर तो हो गया फंक्शन है। फिर फंक्शंस में टाइप होती है अपना अलग अलग तरह की, तो जिसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट टाइप जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, कुछ भी फैंसी नहीं है इसके बारे में। रियल वैल्यूड फंक्शन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि उसकी इनपुट आउटपुट दोनों रियल वैल्यू होंगे, मतलब x और y दोनों ही आपकी क्या है, रियल वैल्यू है। मतलब आपका डोमेन का सेट और रेंज का सेट दोनों ही रियल नंबर के सबसेट होंगे। ठीक है, अब यहाँ से बात बड़ी पेचीदा हो जाती है कि रियल नंबर है, इसका मतलब जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाऊंगा, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स लिखूंगा, तो ये x भी मेरा क्या होने वाला है, रियल नंबर, है ना। और ये आंसर भी y का क्या आएगा, मेरा रियल नंबर। क्या होगा, कैसे आएगा, ये सब सीखेंगे। तो इतनी बात अपने समझ लेनी चाहिए कि रियल नंबर है दोनों। ठीक है,
थोड़ा सा रिवाइज करें कि रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर अपने को याद है कि वो सारे नंबर जो रियल नंबर लाइन पे प्लॉट हो पाए, ऐसे प्लॉट करते थे ना बचपन में, याद करो। 1 स्केल से अपन 2, 3, 4, और यहाँ पे मैं एक स्केल डिफाइन कर देता हूँ कि जो ये 1 का जो डिवीज़न किया तुमने, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। मतलब कोई भी नंबर जब आप प्लॉट करोगे, मान लो ये आपने x प्लॉट किया है, ये x है, तो बेसिकली x इसके ओरिजिन से डिस्टेंस है ना। तो अगर कोई रियल नंबर आपको प्लॉट करना है तो इट मस्ट बी रिलेटेड विद सम लेंथ। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो डिग्री मेजर सीखा है, जो अभी तक सीख रहे थे आप, डिग्री मेजर, एंगल को आप कैसे मेजर कर रहे थे डिग्री में, जिसमें आप बेसिकली इसको क्या बोलते हो आप, 90 डिग्री। अब इस डिग्री के साथ क्या है, नो आइडिया ऑफ लेंथ, ये जो यूनिट डिफाइन करी है ना अपन ने, नो आइडिया ऑफ लेंथ, ठीक है। तो मेरे को एक अच्छी यूनिट की ज़रूरत है जिससे कि मैं रियल नंबर में उसको एसोसिएट कर पाऊँ, ठीक है। तो डेफिनेटली डिग्री वाली यूनिट से काम नहीं चलेगा, मैं एक और यूनिट इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ एंगल को मेजर करने के लिए, ठीक है। वो क्या होगी वो भी जानेंगे, लेकिन ये सारी फसाद खड़ा क्यों कर रहे हो आप, रियल नंबर में जाए क्यों रहे हो, डिग्री में काम चल रहा है ना। तो दोस्तों अपना आइडिया क्या है कि हम रेशो से किधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, रियल नंबर की तरफ, ठीक है। अब मेरे को इस तरह की फंक्शंस की ज़रूरत ही क्या है, उसका एक बेसिक आइडिया समझो कि मान लो ये मेरा पेंडुलम एक, ठीक है, इसको हिला के आपने छोड़ दिया, तो भाई क्या करेगा, ये ऑसिलेट करता रहेगा, इन दोनों पोजीशन के बीच में क्या करेगा, ये ऑसिलेट जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक पीरियोडिक मोशन। तो देखो मैंने ऐसे बात की थी कि हमारे पास 2 मेजर क्लास ऑफ फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलिनोमियल। तो क्या पोलिनोमियल फंक्शन से इस पेंडुलम की मोशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है? कैन पोलिनोमियल फंक्शंस express motion of a pendulum? नेवर। अभी नेवर क्यों आया, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो पीरियोडिक नहीं होते, ठीक है ना। आपका जो फॉर एग्जांपल एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, टाइम के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इट्स नॉट पीरियोडिक। तो किसी भी प्रकार का पोलिनोमियल फंक्शन ये पीरियोडिक तो बिल्कुल नहीं होगा, ओके। तो इसलिए हमें ऐसे फंक्शन की जरूरत पड़ेगी जो कि पीरियोडिक नेचर के हों। इसलिए हम किन का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो इनकी मैं वैल्यूज ऐसे जनरेट करूँगा कि ये क्या हो, पीरियोडिक हो। तो फिर इनकी हेल्प से हम पेंडुलम की मोशन, पीरियोडिक मोशंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे। पर एक बात ध्यान रखना, मैथ में सिर्फ चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस फिजिकली एक्सप्रेस कर पाएँ इसलिए उसके सिर्फ इसीलिए एक्सप्रेस नहीं करते, मैथ का स्कोप उससे भी बियॉन्ड है, ठीक है ना। सिर्फ उसको मैथ को आप ऐसे ले कि नहीं ये तो लैंग्वेज ऑफ साइंस है, साइंस को एक्सप्रेस करने के लिए टूल मात्र है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ काफ़ी रिच है उससे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम मैथ में एज ए फन ही बना लेते हैं, बाद में देखते हैं उनकी एप्लीकेशन सारी हैं, ठीक है। तो मैथ का अपना एक वर्ल्ड है, अपना एक इमेजिनेशन संसार है उनका, उसी तरह से चीज़ें उसमें फंक्शन करती हैं, ठीक है। तो ये तो बात समझ गए आप कि भाई हम एक नई यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो वो नई यूनिट क्या है अपनी, उसको अपन बोलते हैं सर्कुलर मेजर, ठीक है। सर्कुलर मेजर में हमारी जो यूनिट एंगल की वो है रेडियन, ओके। तो रेडियन में एंगल मेजर कैसे किया जाएगा, तो ये लोग बोलते हैं कि भाई मान लो हमारे पास एक सर्कल खींच लिया आपने, और ये मान लो मेरी फिक्स साइड है, टर्मिनल साइड है, और ये मेरी वेरिएबल साइड, ये घूम के इसने एंगल बना लिया थीटा, ठीक है। तो डिग्री में मान लो चाहे जितना भी हो, ये रेडियन में कैसे नापा जाएगा कि बोलेंगे कि ये जो लेंथ है, आर्क लेंथ, इसको मेजर करो और इस रेडियस को मेजर करो। इन दोनों का जो आप रेशो लोगे उससे जो मेरे को एंगल प्राप्त होगा
उसको मैं क्या पढ़ूंगा, थीटा रेडियन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूरा सर्कल घुमा दो, कंप्लीट सर्कल, तो ये रेडियन में कितना हो जाएगा एंगल, पूरी लेंथ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr डिवाइडेड बाई आर। इसका मतलब एक टोटल जो एंगल बना हमारा पास फुल सर्कल का, वो कितना होता है मेरे पास 2π रेडियन। तो आप रिलेट कर सकते हो इसको, 2π रेडियन को c से भी लिख सकते हो, ठीक है, रेडियन भी लिख सकते हो, या कुछ भी मत लिखो, सिंपल नंबर भी लिख रहे हो तो किस में एज्यूम किया जाएगा, उसको रेडियन में एज्यूम किया जाएगा, ठीक है। अब इससे देखो एक ये चीज़ और पता लग रही है कि जैसे मैंने बोला था लेंथ का आइडिया होना चाहिए। अगर मैं रेडियस को फिक्स कर दूँ तो थीटा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। तो इसको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इस यूनिट को लेके आए हैं। तो यूनिट का सिलेक्शन हमेशा साइंस में ऐसे किया जाता है कि ताकि वो जो फंक्शन है या वो क्वांटिटी है एक ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स वर्ल्ड में अप्लाई की जा सके, ठीक है ना। तो रियल नंबर लेने के बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री का स्कोप कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ठीक है। जरूरी नहीं कि ट्राइंगल्स को ही एक्सप्रेस करते रहे अपन, ट्राइंगल में तो 180 से ज़्यादा एंगल होता ही नहीं है, पर यहाँ पे तो एंगल कितना ही बड़ा कर सकते हैं। पेंडुलम की मोशन में एक्सप्रेस कर रहे फुल साइकिल का मतलब यहाँ गया वापस यहाँ पे आ गया, मतलब एक पूरा इसने सर्कल कंप्लीट कर लिया 360 डिग्री एंगल। एक और साइकिल पकड़ी 720, एक और साइकिल पकड़ी 1080 डिग्री, तो ये बढ़ता जा रहा है एंगल, ठीक है। तो कैन बी प्लॉटेड ऑन रियल नंबर लाइन, बिकॉज इसमें एक लेंथ का हमने इंट्रोडक्शन कर दिया है ऑन रियल नंबर लाइन, ओके। तो ये अपना नेसेसिटी जो थी रेडियन को यूज करने की हमने समझ ली, क्योंकि बिना लेंथ के आइडिया के हम उस यूनिट को, उस फिजिकल क्वांटिटी को रियल नंबर लाइन प्लॉट नहीं कर सकते थे, और फंक्शन बनाने के लिए मेरे को रियल नंबर की ज़रूरत थी, ठीक है। तो एक बेसिक रिलेशन देख लिया जाए डिग्री और रेडियन में, तो आप देख सकते हो 2π रेडियन फुल सर्कल हो जाता है। इसी चीज़ को डिग्री में मेजर करोगे तो 360 डिग्री हो जाता है, मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, सॉरी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब भी अपने को रेडियन से डिग्री में इंटरचेंज करना हो तो अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 30 डिग्री अपना क्या होगा, π/6 रेडियन, 45 डिग्री π/4, और 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2। बाकी सब इसके मल्टीपल में चलाएंगे तो इन सब मल्टीप्लाई कर करके हम जनरेट कर लेंगे, ओके। तो हमने सीखा रेडियन मेजर और डिग्री मेजर। डिग्री मेजर में एक और चीज़ समझ सकते हैं आप, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इस मिनट और सेकंड को आप घड़ी से मत रिलेट कर लेना, ठीक है, कि घड़ी का 1 सेकंड घूमता है तो 1 मिनट सेकंड हो जाता, नहीं। सिंपल हमने डिवीज़न किए हैं 1 डिग्री को 60 मिनट्स में, ईच मिनट को 60 सेकेंड्स में, ताकि एंगल्स को और छोटा देखा जा सके। और आपसे कोई पूछे तो भाई 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो अप्रोक्सीमेटली आप निकाल सकते हो, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो 1 रेडियन इज बेसिकली कितना हो गया मेरे पास 180/π, यूज़ कर सकते हो ना। पाई रेडियन मेरे पास 180 डिग्रीज है, तो 1 रेडियन हो जाएगा 180/π डिग्रीज। तो सोल्व करोगे तो आप ये 57 डिग्री के आसपास आ जाता है अप्रोक्सीमेटली, निकाल सकते हो आप। 22/7 लेके देख लो और वैल्यूज़ को चेंज करते रह सकते हो आप। जैसे कि अगर मैं छोटा सा एक सवाल लूँ, 45 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकेंड्स को रेडियन में चेंज करना है, तो सबसे पहले सारा सामान आप पहले डिग्री में चेंज करो। तो ये क्या हो गया 45 + 20/60 10/3600 डिग्रीज, ठीक है। अब इसको रेडियन में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 45 + 1/3 + 1/360 सारे को मल्टीप्लाई कर दो आप π/180 से, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया मेरा, रेडियन में, ठीक है ना। पूरा डिग्री में चेंज करके रेडियन में बदल दोगे, बेसिक सी चीज़ है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए इस रेडियन की डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड, ठीक है ना।
तो व्हील से रिलेटेड पूरा एक सर्कल काटेगा तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है। ये दो बेसिक डेफिनेशन आप याद रखेंगे। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, इससे जो एंगल निकलेगा वो रेडियन में होगा, और उसको अगर आपको डिग्री में बदलना है तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन के एंगल को किसमें 180 अपॉन पाई से, सो ये किस में बदल जाए डिग्री में। चलिए कुछ इलस्ट्रेशन करके देखते हैं और समझते हैं इसको। अपने पास एक इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ है 4 यूनिट्स। इक्विलेटर ट्रायंगल विद साइड लेंथ 4 यूनिट्स। ओके, अब एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ए सर्कल इज ड्रॉन with one of the vertex at center and ये सर्कल कर क्या रहा है, dividing the triangle in two parts of equal area। इक्वल एरिया, तो अपने रेडियस पता करनी है। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो एक बार फोटो बनाने की कोशिश करते हैं। ये मेरा हो गया ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऊपर वाले वर्टेक्स को सेंटर मान के एक सर्कल खींच देता हूँ, ठीक है। थोड़ा छोटा सर्कल हो गया पर आप एडजस्ट कर लेना। तो बेसिकली ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है दोनों इक्वल एरिया के हैं। तो सेंटर को ए बोल दूँ, ये बोल दूँ ए बी, तो हम देख सकते हैं आराम से कि ये जो सेक्टर बना मेरा, सेक्टर ए ओ बी, इसका एरिया क्या होने वाला है, हाफ ऑफ द ट्रायंगल का एरिया ए बी सी, ठीक है। सेक्टर का एरिया आप जानते ही हैं क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। थीटा मेरा रेडियन में होना चाहिए। कैसे आया आप समझ सकते हो। पूरा अगर एंगल 2 पाई है तो फिर मेरा एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अगर थीटा होगा तो क्या होगा, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दो, सिंपल, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू थीटा। हाफ आर स्क्वायर थीटा नज़र आ रहा है आपको, इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। अब ये जो एंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना होता है 60 डिग्री, तो इसको सीधा 60 डिग्री मत चिपका देना, रेडियन में रखना एंगल, ठीक है। π/3 यहाँ पे जो थीटा ले रहा हूँ वो रेडियन में रखा हुआ है, 2 पाई करोस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल, आर स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू √3/4, साइड दे रखे अपने को 4 यूनिट्स। तो आर का वैल्यू देख पा रहे हैं, आर स्क्वायर का कितना हो गया 3, मतलब 12√3/पाई का स्क्वायर रूट आ जाएगा ये आर मेरा। ईजी, समझ पाए आप। सिंपल सा सवाल था, सेक्टर के एरिया हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दिया मैंने, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही सिंपल। एक ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही मान लेते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पार्क है जिसका मेरे पास साइड है 3 मीटर, ये सब 60-60 है, तीनों बराबर है, 60 डिग्री ईच, ओके। अब एक पर्सन है वो वॉक पे निकले हैं, तो उस पार्क की बाउंड्री के साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से जाता है कि इसके डिस्टेंस हमेशा कितनी बने रहे, 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ तक तो 1 यूनिट ही भाग ही सकता है, ये भी पूरा 1 यूनिट ही है। बाउंड्री से हमेशा 1 मीटर दूर रह गए, इस तरह से भाग रहे। तो यहाँ पे कैसे करेगा, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करने का मतलब ये आर्क बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो ये इसका पाथ हो गया जिसके अलॉन्ग ये रनिंग करते हुए निकल रहा है, ओके। ये गया,
ठीक है। तो इस पाथ की मेरे को लेंथ निकालनी है। अब लेंथ निकालना आसान है, ये तो सामने वाला 3 मीटर ही होगा, ये भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर ही होगा। अगर ये एंगल पता लग जाए तो मैं ये लेंथ निकाल सकता हूँ, किसका यूज़ करके, थीटा इज इक्वल टू L/R का यूज़ करके। तो ये लेंथ, ये एंगल कितना होगा, सीधा सीधा इसको 60 मत बोल देना वर्टिकल अपोजिट, ये है नहीं, ये 90, ये 90, तो इन दोनों का सम 180, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो ये भी 60 डिग्री है इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से, तो ये हो गया मेरे पास 120 डिग्री। सिमिलरली ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। तो आप देख लो टोटल एंगल कितना हो गया, 360। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को अगर ऐड कर दो तुम तो टोटल 360 की लेंथ हो जाती है, मतलब टोटल 2πr ही हो जाता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है कि नहीं। तो टोटल पाथ लेंथ कितनी आ गई अपने पास, 3 × 3 तो लीनियर पाथ, और एक कर्व वाला पाथ कितना हो गया, 2π × r। r का वैल्यू कितना है अपने पास, 1 यूनिट ही है, ठीक है ना, ये 1 यूनिट मेंटेन कर रहा है यहाँ से। तो हर जगह बराबर बराबर लेंथ से चल रहा है, तो सीधा सीधा आंसर कितना आ गया बच्चों, 2π/9 यूनिट्स। CK रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, ठीक है, एक सर्कल को बता रहा हूँ मैं इससे, ऑफ रेडियस K यूनिट्स, ठीक है, K यूनिट्स हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, इजी। सो स्टोरी क्या है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, ऑन द सर्कल CK, ठीक है, ए पार्टिकल ट्रेवल्स K सेंटीमीटर, या K यूनिट्स, यूनिट अपन सेंटीमीटर लेते, K सेंटीमीटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन after that it moves radially outward to CK+1 circle, ठीक है। it starts its journey at 1,0 and continues to do so। जो भी इसने बताया अभी कि भाई CK सर्कल पे K सेंटीमीटर, पर अगले वाले पे चला जाएगा फिर K+1 सेंटीमीटर, कंटिन्यूज टू डू सो until it crosses the positive x-axis first time, crosses axis first time, on CN सर्कल। मान लो जब तक पकड़ते पकड़ते आप CN सर्कल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। जो सर्कल जो बनेगा मेरा, C1 से स्टार्ट किया आपने, तो बाहर निकलते निकलते आप CN सर्कल पे आ गए, फाइंड N। तो इसमें लॉजिक देखना कर क्या रहा है, पहले फोटो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये पार्टिकल जो है ये क्या कर रहा है, 1,0 से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, ठीक है, ये 1 यूनिट है, तो इसका मतलब ये C1 पे इसने 1 यूनिट कवर किया। अब ये बाहर वाले सर्कल पे जंप कर जाए, बाहर वाला सर्कल कौन सा, 2 यूनिट वाला, यहाँ पे 2 यूनिट चलेगा, फिर ये बाहर वाले सर्कल पे जंप कर जाएगा, ठीक है ना, फिर ये 3 यूनिट चलेगा, फिर ये क्या करेगा, और बाहर वाले सर्कल कब जंप कर जाएगा। तो मतलब ये C1 चल रहा था, C2 चल रहा था, फिर C3, C4। अब देखो ऐसे करते करते जब भी ये इसको क्रॉस करेगा
तो ऑल ऑन ऑल देखा जाए तो इसने एंगल कितना कवर किया टोटल 2 पाई रेडियन। इसका मतलब जब भी ये आर्क बनाता है तो कुछ ना कुछ एंगल कवर कर रहा है। तो ये जो सारे जो टोटल एंगल हैं इन सब का सम 2 पाई से बड़ा हो जाना चाहिए, तो अपना काम हो जाएगा। अब इसमें लॉजिक देखो, ये हर बार कर क्या रहा है, C1 पे इसने कितनी लेंथ कवर की 1 सेंटीमीटर, आर कितनी है 1, तो थीटा कितना हो गया 1 रेडियन, है ना C1 पे। C2 पे कहूँगा तो वही सेम ही क्या लेंथ करेगा 2 यूनिट्स, आर भी 2 यूनिट्स, तो थीटा अगेन कितना होगा 1 रेडियन। तो हर बार ये क्या कर रहा है 1 रेडियन कवर करता जा रहा है कि नहीं। तो n सर्कल्स तक ये कितना रेडियन कवर कर जाएगा, n रेडियन एंगल कवर कर जाएगा। तो ये जो n है मेरा 2 पाई से बड़ा होना चाहिए, सिंपल सी बात। अब 2 पाई आपका मतलब कितना हो गया 6.28, 3.14 के हिसाब से लेके चलो, तो n का वैल्यू कितना हो गया मेरा 7। तो 7 सर्कल के अंदर ये इसको क्रॉस करके निकल जाएगा। तो आई होप आपको रेडियन मेजर का कुछ हमने अच्छे सवाल डिस्कस किए हैं, ये क्लियर हुआ होगा। थोड़े और क्वेश्चंस लगाओगे असाइनमेंट में तो और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लगाओ, इसके बाद अपन पढ़ते हैं अलाइड एंगल की तरफ। तो चलिए दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नाम है अलाइड एंगल। अलाइड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो अब देखो अपने 10th क्लास में जो भी वैल्यू निकालनी सीखी वो एक्यूट एंगल पे निकालनी सीखी, पर जैसे कि हमारा डिस्कशन आगे जा रहा है कि हमें किसी भी एंगल पे साइन की वैल्यू निकालनी है, तो उन सारे एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो हम उनको अलाई करेंगे, जोड़ के निकालेंगे। किनके साथ 90 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस, या फिर 540 प्लस माइनस, 450 प्लस माइनस। बेसिकली ये जो लाइन है अपनी, इसको आप 0 भी देख सकते हो, 360 भी देख सकते हो, 720 भी देख सकते हो, ये 90 भी देखी जा सकती है, 450 भी देखी जा सकती है, एंड सो ऑन। घूमते जाओ, मतलब ये 180 भी है, दोबारा घूम के आओ तो 540 भी है, ये 270 हो गया मेरा, दोबारा घूम के आ जाओ इसमें, सेम ये मेरा 360 वापस। तो इस पर घूमते रहोगे। तो सबसे पहला काम जो अपने को सीख रहे हैं ना, किसी भी एंगल पे वैल्यू निकालोगे उससे पहले उसको क्या करना है, अपने को प्लॉट करना है। तो पहला स्टेप अपने पास प्लॉट द एंगल, कहाँ पे, इन पर्टिकुलर क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट लग रहा है उसको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या अपन समझेंगे। लेस से 120 डिग्री है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव अपनी, तो ये हो गया अपना सेकंड क्वाड्रेंट। माइनस 330 डिग्री, ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, माइनस का मतलब उल्टा चलना है क्लॉकवाइज, ये हो गया 90, 180, 270 और ये 330 कहीं यहाँ पे आएगा। ये कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया माइनस 330। 570 डिग्री, ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास 180, 360, 540 और 30 डिग्री और थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। ये हो गया 570। 1110 ब्रेक करके देखूँ तो ये 1080 प्लस 30 डिग्री है, कहाँ जाएगा ये हो गया 360, 720, 1080 और 30 डिग्री और ऊपर। तो पहला स्टेप सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये पहला काम क्या करना है, जो भी कितना भी बड़ा एंगल हो उसको हमें कहाँ प्लॉट कर देना है, क्वाड्रेंट के अंदर। अब वैल्यू कैसे सेट करनी है, उसके लिए सबसे पहले दूसरा स्टेप है अपने वो साइन डिटरमाइन करना है कि वो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कोस टैन, उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी। तो अभी तक हम पॉजिटिव वैल्यूज देख रहे थे, अब हम जो वैल्यू एक्सटेंड कर रहे हैं वो वैल्यू बना कैसे रहे हैं, उसी से उसका साइन भी डिसाइड हो जाएगा। तो ध्यान से देखना है कि वैल्यू बना कैसे रहे हैं। तो मान लो अपन ये ट्रायंगल बनाते हैं, सिंपल सी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे थीटा एंगल के साथ, ये x, ये y और ये अपना r हो गया √x² प्लस y²। तो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे डिफाइन किया अपन ने थीटा के लिए, ये हो गया मेरे पास y/r, कोस थीटा हो गया अपना x/r, tan थीटा हो गया अपना y/x। तो अब देखो जब भी एंगल अपना घूमेगा, ठीक है ना, वो ट्रायंगल में कैसे आ रहा है बात की बात है। पहले तो आप उस थीटा को देख के क्वाड्रेंट देखेंगे और उस क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि साइन कोस टैन की वैल्यू कैसे आने वाली है, डिपेंडिंग अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो अपने को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इसका मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव रहेगा और उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेगा।
बाकी सब नेगेटिव। इसका मतलब साइन और साइन के अलावा सब नेगेटिव, साइन और कोसेकेंट के अलावा सब नेगेटिव। यहाँ एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, मतलब साइन कोस नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, तो मतलब टेन अपना पॉजिटिव हो गया। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, मतलब कोस पॉजिटिव हो गया। तो ऑल साइन टेन कोस याद ऐसे रख सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ये रटना नहीं है, पहले समझ लेना कि ऐसा साइन क्यों लगा रहे हैं। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल साइन टेन कोस। तो ये तो साइन कोस पे वैल्यू, साइन कैसे डिसाइड करोगे उसका बता रहा हूँ। मतलब कि अगर आप साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालने वाले हो तो ये पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी देखेंगे, कोस 150 डिग्री की वैल्यू निकालोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, नेगेटिव आएगी। ठीक है, tan 330 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, घुमा के देखोगे तो नेगेटिव आएगी। साइन 570 डिग्री थोड़ी देर पहले निकाला था, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल 540 + 30 था, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, एंगल को प्लॉट करना सीख लिया, वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आएगी ये पता लगाना सीख लिया। अब वैल्यू क्या आएगी उसके लिए अपने को इन एंगल्स को ब्रेक करना पड़ेगा एक्यूट एंगल्स के साथ में। अब ध्यान से देखिए, मान लो ये 120 है, ठीक है, तो ये थीटा कितना हो गया अपना 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी सिर्फ वैल्यू निकालने की बात हो रही है, साइन ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हो आप। तो ये थीटा जो है आपका, सेम यही ट्रायंगल यहाँ पे भी कॉपी करी जा सकती है थीटा एंगल के लिए। तो आप वही वैल्यू निकाल दो जो हम राइट साइड में निकाल रहे हैं ना। तो अगर मैं साइन 120 की वैल्यू निकालूंगा तो वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, साइन 180 माइनस थीटा, और थीटा क्या है अभी हाल फिलहाल 60 डिग्री। तो वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन पहले लगा देना है, और 180 माइनस थीटा किया तो इसका मतलब ओरिजेंटल के साथ वाला एंगल। तो सेम वैसी वैल्यू आएगी जो लेफ्ट साइड में आ रही है, y/r y/r। तो मतलब कोई चेंज नहीं है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू ही निकाल दोगे आप, √3/2। लेकिन किसी महानुभाव ने बोला कि नहीं मैं तो ऐसे ब्रेक नहीं करूँगा। हम तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको, 120 डिग्री को ब्रेक करेंगे 90 प्लस थीटा, मतलब ये इसको अल्फा बोल देता हूँ। तो उसने क्या किया, 120 को ब्रेक किया 90 प्लस 30। तब आप कैसे निकालोगे वैल्यू, तो देखो ध्यान से, 120 को ब्रेक किया मैंने 90 प्लस 30। तो पहले तो आप साइन लगा दो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी 120 डिग्री पर। वैल्यू कैसे निकालनी उसका देखो, अब ध्यान से देखो, ये हाइट y, ये बेस x, ये एंगल थीटा है। सेम यही ट्रायंगल आप पीछे क्रिएट करो थीटा एंगल के लिए, x y कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर 90 प्लस अल्फा कर रहे हो तो अगर तुम साइन अल्फा निकालोगे तो साइन अल्फा मेरा होगा x/r, ना कि y/r। ठीक है ना, तो x/r कौन दे रहा है, तो मेरे को चाहिए क्या, y/r। तो वो किससे आएगा, कोस से आएगा। तो जब भी आप वर्टिकल लाइन पे ब्रेक करोगे, मतलब 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा, अपने को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री शिफ्ट करना है। बचपन में देखो अपने साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा क्या करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री शिफ्ट कर देते थे। तो बस वही चीज़ अब अपने को बड़े एंगल्स पे भी करनी है। तो बेसिकली आप क्या करने वाले हो, 90 से ब्रेक किया इसलिए साइन को चेंज कर देंगे इसमें, कोसाइन में। तो आंसर कितना आ गया, सेम 3π/2। तो एक बेसिक लॉजिक अपने दिमाग में सेट होना चाहिए कि अगर आप हॉरिजेंटल से ब्रेक कर रहे हो, मतलब 180 प्लस माइनस थीटा, या फिर इसी का मल्टीपल 540 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, 0 प्लस माइनस थीटा, 720 प्लस माइनस थीटा, तो इस लाइन पे क्या है अपना, नो चेंज। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए आपको एक्यूट एंगल पे निकालनी है, साइन में है तो साइन में रहेगी, कोसाइन की कोसाइन में रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक किया आपने एंगल को 90 प्लस माइनस थीटा, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा, या इनके मल्टीपल्स में घूमते जाओ 450 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर
क्या करना अपने को, कॉम्प्लीमेंट्री चेंज करना है। कॉम्प्लीमेंट्री चेंज का मतलब आप जानते हैं क्या, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोसाइन, टेन का कोटेंजेंट, सीकेंट का कोसीकेंट। ओके, इस तरह से आपस में चेंज होते रहेंगे। अब कुछ पॉइंट पे वैल्यू वैल्यू निकालो, फिर हम एक जनरल रूल डेवलप करेंगे। आप पहले बताओ मेरे को साइन 330 डिग्री वैल्यू क्या होगी। इसको आपने अगर ब्रेक कर लिया कैसे, 360 माइनस 30, 360 माइनस का मतलब ये हो गया आपका 360 माइनस उतारा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। कहाँ से चेंज कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन से, कोई चेंज नहीं आएगा। साइन का साइन 30 डिग्री माइनस हाफ आंसर आ गया। मैं वैल्यू लिख रहा हूँ कोस 570 डिग्री, ये ब्रेक किया आपने 540 प्लस 30, 540 प्लस 30, ये हो गया आपका 360, 540 प्लस 30। ठीक है, ब्रेक आप कहाँ से कर रहे हो, देखो अलाइड एंगल अपने चार होता है। ठीक है, या तो ये वाली लाइन, या फिर वर्टिकल लाइन, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 540 हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट कोसाइन नेगेटिव, हॉरिजॉन्टल लाइन नो चेंज। तो कितना हो गया मेरे पास, कितना आ गया, -√3/2। ठीक है, इसको अगर मैं साइन को देखो ऐसे ब्रेक कर लेता 330 को, किस प्रकार से, साइन 270 देखो कौन सा होता है, ये 90, 180, 270 प्लस 60, तो फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। अब 270 कौन सी लाइन होगी मेरी, वर्टिकल, तो चेंज करना पड़ेगा साइन को कोस में। कोस 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो माइनस हाफ आंसर आ गया। तो आप वैल्यू निकालना सीख गए किसी भी पॉइंट पे। तो कुछ अलाइड एंगल्स की चर्चा कर ली जाए। अब मैं रेडियन में लूँगा एंगल, सबसे पहले ले रहा हूँ, अपनी सीक्वेंस याद रखना साइन, ताकि फटाफट डिस्कस कर पाए। साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट, ये सीक्वेंस है मेरी। एंगल देख लो क्या ले रहा हूँ, π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है मेरे पास, π/2 माइनस का मतलब क्या होता है, ये π/2 माइनस पीछे आ गए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन आए कहाँ से आप, वर्टिकल लाइन से, तो चेंज करना पड़ेगा। साइन का हो गया कोस, सब प्लस ही हैं, सोचना तो है ही नहीं। कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सीकेंट का कोसिकेंट, और कोसिकेंट का सीकेंट। इजी, सेम सीक्वेंस π/2 प्लस थीटा। सीक्वेंस याद रखना, साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट, ताकि लिखने बार बार लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, π/2 प्लस, गए सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। लेकिन कहाँ से ब्रेक किया अपन ने, π/2 प्लस से, वर्टिकल लाइन से, तो चेंज करना पड़ेगा। है तो पॉजिटिव साइन, लेकिन चेंज होके क्या हो गया, कोस। कोस π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, चेंज हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट था। टेन π/2 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा, कोट π/2 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेकंड π/2 प्लस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट π/2 प्लस थीटा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन चेंज करना है। तो पहले क्वाड्रेंट देखो, साइन लगाओ, फिर देखो कि चेंज करना कि नहीं करना। फिर पाई माइनस थीटा के लिए क्या करोगे, पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। अगेन साइन और उसका रेसिप्रोकल, कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। और चेंज कहाँ से किया आपने, हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा। तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कोस पाई माइनस थीटा कोस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, कोट पाई माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, सीकेंट पाई माइनस थीटा माइनस सीकेंट थीटा, कोसिकेंट पाई माइनस थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट है, याद आया। यही चीज़ पाई प्लस थीटा कर लोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। तो भाल को ये क्या हो गया, ये थीटा अपना। ठीक है, पाई प्लस थीटा। तो
पाई प्लस थीटा इस पर करो, क्या आ रहा है अपने पास पाई प्लस थीटा के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट, तो टेन के अलावा और कोट के अलावा सब नेगेटिव है, और ब्रेक कहाँ से कर रहे हैं अपन, हॉरिजॉन्टल लाइन से, नो चेंज, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस पाई प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा प्लस टेन थीटा, नो चेंज है ना, साइन वैसे ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, कोट पाई प्लस थीटा वो भी पॉजिटिव रहेगा, सेकेंड पाई प्लस थीटा माइनस सेकेंड थीटा, कोसिकेंट पाई प्लस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, ठीक है। और बढ़ते आगे अगली बाउंड्री की तरफ, 3π/2 माइनस थीटा, अब देखो 3π/2 ये आ गया, माइनस पीछे आ गए थर्ड क्वाड्रेंट, और कहाँ से आए, वर्टिकल लाइन से, तो चेंज करना पड़ेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट है और वर्टिकल लाइन है, तो ये ध्यान रखना है, तो टेन और कोट के अलावा सब नेगेटिव रहेंगे और चेंज करते हुए चलना है, तो साइन π/2 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस कोस 3π/2 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 3π/2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही रहेगा और टेन का कोट में चेंज हो जाएगा, सेम कोट के लिए टेन में चेंज हो जाएगा, और ये भाई अपने सीकेंट के लिए नेगेटिव चेंज होके कोसिकेंट थीटा, सीकेंट कोसिकेंट के लिए चेंज होके सीकेंट थीटा, ठीक है। सीक्वेंस याद है सबको, साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट, ऐसे चल रहा हूँ मैं। 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, 3π/2 प्लस, तो क्या हो गया ये, फोर्थ क्वाड्रेंट, वर्टिकल से जा रहा हूँ, तो अंदाज़ा लगा सकते हो आप, पूरी फिल कर सकते हो, साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सीकेंट और कोस पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव, और वर्टिकल से आया तो चेंज करते चलना है, तो ये भाई क्या हो जाएगा, माइनस कोस माइनस प्लस रहेगा, कोस पॉजिटिव होता है, टेन साइन पहले लगा देना, ठीक है, फिर बाद में देखना चेंज करना कि नहीं करना, माइनस कोट माइनस टेन माइनस कोसिकेंट माइनस सीकेंट, ठीक है। एक और देखें 2π माइनस थीटा, तो ये 2π माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, हॉरिजॉन्टल से आ रहे कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन टेन नेगेटिव होंगे और कोस पॉजिटिव होगा, सेम फैक्ट विद देयर रेसिप्रोकल, तो कर पाएंगे आप, नो चेंज, और साइन का ध्यान रखना है, सिर्फ कोस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो लास्ट देखते हैं माइनस थीटा के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि फंक्शंस के हिसाब से ये डेफिनेशन इन तीन का लिख रहा हूँ, रेसिप्रोकल का आप अपना आप मैनेज कर सकते हैं। माइनस थीटा का मतलब क्या बच्चों, उसको जीरो माइनस थीटा की तरह देखो, तो जीरो माइनस थीटा कहाँ कूदे अपन, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में कोस पॉजिटिव है, हॉरिजॉन्टल लाइन से आए तो नो चेंज, बाकी सब बाई साहब नेगेटिव है, हॉरिजॉन्टल लाइन से आए तो नो चेंज। तो अब इसमें देखो साइन माइनस थीटा क्या हो गया मेरे पास, माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा, तो ऐसे फंक्शन जिसमें नेगेटिव आउटपुट के लिए, नेगेटिव इनपुट के लिए अपन सीधा माइनस बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, जो माइनस को डिजोल्व कर जाते हैं उनको बोलते हैं इवन, तो इसी प्रकार से टेन भी क्या हो गया, ऑड, मतलब सिंपल मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स ही हो जाए, जैसे कि एक्स स्क्वायर के केस में होता है, एक्स को माइनस एक्स रखो चाहे प्लस एक्स रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे फंक्शंस को अपन बोलते हैं इवन, तो कोस उसका एक एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद में डिटेल में बातें फंक्शन में होती रहेंगी, थोड़ा बहुत अभी अपने ग्राफ बनाएंगे तब भी करेंगे। ऑड का मतलब माइनस बाहर आ जाए, जैसे कि एक्स क्यूब, अगर माइनस एक्स करूँगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, जैसे कि अपना साइन और टेन। तो आई होप का अलाइड एंगल पे आपको क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। तो अब हम ग्राफ बनाने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चंस कर लो, बेसिक क्वेश्चंस अलाइड एंगल्स पे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वैल्यूज़ निकालना सीख गए हैं आप, तो अब हम ग्राफ बनाने की तरफ बढ़ते हैं। y = sin x का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, फिर इसको हम स्टडी भी करेंगे, ग्राफ के कैसे पढ़ा जाता है उसको, तो एक बार अपने वो ग्राफ पढ़ना आ जाएगा तो सवाल काफ़ी ईजी हो जाते हैं। और ग्राफ्स को लेके एक बात बता देता हूँ, आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपके फंक्शंस बढ़ते जाएंगे, लॉगरिथम क्वाड्रेटिक, आप ग्राफ में कमांड बढ़ती जाएगी। ग्राफ कभी भी एकदम से नहीं सीख सकते आप, इसलिए हर चैप्टर में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, तो उसकी प्रैक्टिस जैसे जैसे करते रहोगे
आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पे बनाएंगे। तब देखो एक बात होता है कि 360 के बाद तो सारे एंगल पे वैल्यूज़ रिपीट होनी ही है, तो ये बात होता है कि अपने पास 360 तक की वैल्यू निकालनी है अपने को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, उसके बाद पक्का है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू रिपीट होती है। ओके, तो हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पे निकालेंगे, फिर उनको प्लॉट कर लेंगे। तो साइन की सारी वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ, बाकी सारी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं सारे बाकी 6 फंक्शंस के अंदर। तो साइन की निकाल रहे हैं अपना, ठीक है ना। 0 डिग्री पे साइन की क्या आएगी 0, और साथ साथ इसको रेडियन में भी लिखते जाओ। तो मैं एक टेबल सा क्रिएट कर लेता हूँ ना, साइन के लिए लिख रहा हूँ, उसकी आप वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, डिग्री में वैल्यू, फिर उसकी रेडियन में वैल्यू 0 ही रहेगी, और साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, थीटा अपना ये है 0 डिग्री, तो ये 0 ही होता है। 30 डिग्री रेडियन में क्या लिखते हैं इसको π/6। तो अल्टीमेटली रेडियन में याद होना ज़रूरी है, बार बार उसको रेडियन डिग्री में कर करके नहीं देखना है, कि रेडियन के साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है अपने लिए, कि अपना वही रियल इनपुट है। ये हो गया π/4, 1/√2, 60 डिग्री हो गया π/3, 180 का 1/3 होता है ना, पाई को 180 लिखना है, इतना दिमाग रखो, फटाफट कन्वर्जन होता चला जाएगा अपने आप ही। 90 180 का आधा होता है, π/2 sin 1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, इन्हीं के ही मल्टीपल्स के एंगल उठाएंगे हम। 120 देखो क्या था, 180 - 60, 60 का डबल है, 180 - 60 साइन 60 की वैल्यू वाली है, 60 की वैल्यू आने वाली है √3/2। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट है, साइन पॉजिटिव होता है। 150 180 - 30, ये 30 का 5 गुना है, मतलब 5π/6। 180 - 30 का मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री की वैल्यू लिखूंगा हाफ, इससे पहले मेरे को लिखना चाहिए था 135, है ना, एक स्टैंडर्ड एंगल बीच में आ रहा था ये। 135 क्या हो गया अपना, लिखेंगे 135 हो गया, 45 का ट्रिपल 3π/4। 180 - 45 लिख सकता हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट, 145 की वैल्यू आएगी 1/√2। 150 30 का 5 टाइम्स 5π/6। 180 - 30 डिग्री की वैल्यू होगी अपने पास हाफ। सेकेंड क्वाड्रेंट में चल रहा है, साइन पॉजिटिव होता है, फॉलो कर पा रहे हैं आप। 180 डिग्री को सीधा सीधा लिख दो आप, 180 + 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। तो देख रहे हो साइन बढ़ के 1 तक पहुंचा, 1 से वापस 0 हो गया। अब आगे बढ़ो, 210 180 + 30, 180 + 30, 30 का 7 टाइम्स है, 7π/6, π + π/6 कितना हो गया ये 180 + 30, नो चेंज। 30 डिग्री पे वैल्यू निकालनी, पर नेगेटिव चलेगी। अब क्यों चल रही नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया अपने पास। 225 180 + 45, 45 का 5 टाइम्स है, तो 5π/4 लिख सकता हूँ, वैल्यू आएगी -1/√2। 180 + 45, ठीक है। सबको 180 ± 360 ± पे ब्रेक करूँगा ताकि चेंज ना करना पड़े, वैल्यू निकालने में तकलीफ कम हो। 240 60 का 4 टाइम्स 4π/3, 180 + 60 थर्ड क्वाड्रेंट, 60 डिग्री पे वैल्यू √3/2, सीधा पहुँचे 270 पे। 180 + 90 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये π/2 का 3 टाइम्स है, 3π/2। 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, π/2 पे वैल्यू 90 डिग्री पे वैल्यू कितना हो गया अपना 1। तो 0 से -1 पहुँच गई, घट गया। आगे बढ़ो, 300 का मतलब 360 - 60, तो 270। ये कितना होगा मेरे पास, 60 का 5 टाइम्स 5π/3। 360 - 60 मतलब 60 डिग्री की वैल्यू लिखनी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहेगा, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। देखो वापस उल्टा चल रहा है अपन, 0 से -1 आया, -1 से वापस 0 की तरफ जाएंगे बढ़ते हुए। 330 315 45 डिग्री का हो गया ये कितना,
7 टाइम्स 7 पाई बाई 4, ओके। 180 360 माइनस 45, तो 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, फोर्थ क्वाड्रेंट में चल रहा हूँ, नेगेटिव लिख रहा हूँ इसीलिए। 330 ये हो गया पाई बाई 6 का 11 टाइम्स 11 पाई बाई 3। 360 माइनस 30, फोर्थ क्वाड्रेंट 30 डिग्री पे वैल्यू साइन की हाफ, लास्ट अपना आ गया 360 जो कि कितना हो गया 2 पाई। तो एक बार मैंने आपको निकाल के दिखा दी वैल्यूज़, 360 मतलब 0 ही हो गया, तो वापस 0 पे पहुंच गया आप, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ को एक बार आप भी निकाल लेंगे और ख़ुद से निकालोगे, बाकी सारे कोस के लिए भी और tan के लिए भी टेबल खुद क्रिएट कर दिया आपको, ठीक है। क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, ब्रेक करते जाना 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस पे, ताकि फंक्शन ना चेंज करना पड़े, सारी वैल्यूज़ निकालोगे। अब ग्राफ देख लो आप किसका, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो प्लॉट कर दो 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, ठीक है। वैल्यू 1 नीचे -1, इसी के बीच में झूल रहा था, देखना ध्यान से। तो पाई बाई 2 पे 1 हुआ, पाई पे 0, फिर 3 पाई बाई 2 पे -1, वापस 2 पाई पे 0। कोई दिक्कत? तो देख पा रहे हो आप, ये जो ग्राफ अपन ने बनाया है 2 पाई तक बन गया। अब इसके बाद वैल्यू एज इट इज़ रिपीट होंगी, फंक्शन पीरियोडिक है, तो यही ग्राफ आप क्या करेंगे, आगे की तरफ कंटिन्यू करवा देंगे, सेम यही आगे चला जाएगा, यही पीछे चला जाएगा, सेम ऐसे कैसे का। तो ये का ये ग्राफ कौन सी लेंथ में, ये जो अपना बॉक्स बन गया ना, ठीक है ना, ये जो हिस्सा है ग्राफ का 2 पाई तक, यही आप उठा के कॉपी पेस्ट करते रहोगे। इसी का मतलब पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसी पर्पज से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी कर लिया जाए, y इज इक्वल टू साइन एक्स को, इस फंक्शन को थोड़ा स्टडी कर लिया जाए, तो आप देख पा रहे हो जब अपन ऐसा लिखता है f(x) बराबर साइन एक्स, डोमेन मतलब क्या बताया था, x की वैल्यूज़ कुछ भी रख सकते हो, पूरा ग्राफ फैला हुआ x एक्सिस पे, रेंज y की वैल्यूज़, आंसर कैसे आ रहे हैं, तो ये अपने पूरे -1 से 1 के बीच में ही आ रहे हैं सारे, ठीक है। और पीरियोडिक फंक्शन है, दिख रहा है साफ साफ, वैल्यू रिपीट हो रही है। तो पीरियोडिक फंक्शंस में उसका एक फंडामेंटल पीरियड डिफाइन करना पड़ता है अपने को। फंडामेंटल पीरियड मतलब सबसे छोटी वैल्यू जब वो फंक्शन की वैल्यू रिपीट करे, ठीक है, वापस मोशन कब रिपीट करेगी, तो उसको अभी मैं पीरियड ही लिख दे रहा हूँ, वो है अपने पास 2 पाई, देख पा रहे हो आप। और चीज़ एनालाइज करो, अगर मैं आपको बोलता हूँ साइन एक्स 0 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखो क्या आ रही है एक्स की वैल्यू, खाली 0 मत बोल देना, क्योंकि अब अपना ग्राफ आगे तक फैलाया हुआ अपन ने, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, पीछे आ जाओ -पाई पे, मतलब पाई इंटू 0, पाई इंटू 1, पाई इंटू 2, पाई इंटू -1, पाई के इंटू में कोई भी इंटीजर लगाओ, हमेशा आंसर आएगा 0। तो एक आपको बात पता लग गई है, ठीक है। और सोचा जाए, और पढ़ना सीखो इसको, साइन एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, तो एक्स की वैल्यू क्या हुई, 90 डिग्री मत चेप देना, अब अपने को रेडियन में ही आंसर करना है, ठीक है ना। पाई बाई 2, 2 पाई के बाद वापस पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, और आगे जाओगे, इधर आ जाओ, -3 पाई बाई 2। तो अब देखो ये एक तरह से एपी चल रही है, -3 1 5 4 के गैप के साथ, ठीक है ना। तो सीधा सीधा लिख सकता हूँ उस एपी की जनरल टर्म, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2। देखो क्या बन रही है, 4n+1 इंटू पाई बाई 2। एन की वैल्यू 0 डालो 1 आ जाएगा, 1 डालो 5 आ जाएगा, 2 डालो 9 आ जाएगा, गैस कर पा रहे हो, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n की वैल्यू -1 डालो, -3 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो इन सब पे वैल्यू क्या चल रही है, +1। -1 का देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, -1 कहाँ पे आ रही है, देखो यहाँ पे 3 पाई बाई 2, -पाई बाई 2, तो -1 3, अगली आ जाएगी मेरे पास 7 पाई बाई 2। तो कहाँ पे चल रहा है अपन, एपी कैसे दिख रही है, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, ऐसे चल रहा है। तो एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, 4n-1, डालो n की वैल्यू 1, 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, डालो n की वैल्यू 0, -पाई बाई 2 दिख रहा है अपने को, तो n की वैल्यू इंटीजर डालते जाओ, आगे पीछे आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी।
तो एक तरह से इसको देखो, ऑब्जर्व करो कि अगर हम ऐसा देखें कि साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक बढ़ी, यहाँ पे 0 रहती है, यहाँ पे 1 हो जाती है, फिर वापस 0 पे गिर जाती है, फिर वापस यहाँ से और गिरती है -1, फिर बढ़ के वापस 0 पे आ जाती है। यही चीज़ आपको ग्राफ में भी दिखाई दे रही है। 0 से 1 तक बढ़े, 1 से 0 तक घटे, फिर वापस -1 तक गिरे, फिर वापस 0 तक बढ़ गए। इंक्रीज डिक्रीज 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 डिक्रीज, वापस इंक्रीज। और लाइन वाइज अगर देखा जाए तो इस लाइन को अपन क्या बोल सकते हो, 0, 2 पाई, 4 पाई, राउंड काट रहे हो ना, 2n पाई। इधर आ जाओ, पाई, 3 पाई, ओड मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, और ऊपर से देखना चाहो तो ये क्या, π/2, 5 π/2, क्या निकाला था अपन ने, 4n + 1 π/2। जर्नल बोल सकता हूँ इस लाइन को। ये हो गया मेरे पास 4n - π/2। ये क्वाड्रेंट का प्लॉट भी अपने पास बड़ा काम का हो सकता है, पहले इसको और ध्यान से समझने के लिए। ठीक है, तो sin x का ग्राफ हो गया, और उसको एनालाइज करो। अगर मैं आपको कोई जर्नल वैल्यू दे दूँ ग्राफ से रीड करने के लिए, तो ग्राफ से भी सोचना है, क्वाड्रेंट से भी सोचना है। हाफ, अब सोचो साइन की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में जाने के लिए आप यहाँ कूदोगे और यहाँ कूदोगे। तो वैसे तो एक्यूट एंगल मेरे को पता है π/6 है, 30 डिग्री। ये लाइन किसकी बताई थी मैंने आपको इन जनरल, 2n पाई। ये 2n + 1 पाई है कि नहीं। उल्टा जाने के लिए माइनस करना है, ऊपर चढ़ने के लिए प्लस करना है। तो या तो x की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 2n पाई + π/6, या फिर 2n + 1 पाई से वापस जाओ -π/6। n बिलोंग्स टू इंटीजर। साथ के साथ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूले बता दिया अभी। हालांकि इनका डेरिवेशन सीखने के लिए कंपाउंड एंगल्स को और जाना जरूरी है, लेकिन आप क्वाड्रेंट सिस्टम से भी देख पा रहे हो। और दोनों को कंबाइन कर दो तो ऑब्जर्व करो, पाई के आगे इवन नंबर है तो यहाँ पे प्लस साइन है, पाई के आगे ओड नंबर है तो यहाँ पे माइनस साइन है। तो इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके मैथ में कैसे लिख सकते हैं अपन, sin x हाफ है तो x की वैल्यू सीधा लिख सकता हूँ n पाई -1n। देखो ये प्लस माइनस का कंट्रोल इस चीज़ से बनाया जा सकता है। n की वैल्यू ओड हुई तो आगे माइनस आ जाएगा, इवन हुई तो आगे प्लस आ जाएगा। ठीक है, समझे इस बात को। x = ये चीज़ आ गई मेरे पास। तो ये बात खत्म हुई। देखो जनरल फॉर्मूला भी निकाल दिया बैठे बैठे अपन ने। तो क्वाड्रेंट से सोच सकते हो कि भाई साइन कहाँ पॉजिटिव है, और इस लाइन को आप जनरली ध्यान रखो, 2n पाई 2n + 1 पाई, तो बदलने में आसानी रहेगी। तो इन जनरल हम किसी भी वैल्यू के लिए लिख सकते हैं, सिर्फ हाफ के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। आपको बस वो एक्यूट एंगल या वो एंगल पता कर लेना जिस पे वो वैल्यू बनेगी, जैसे इसमें π/6 पे बन रही थी। तो जनरल वैल्यू लिखने के लिए आपको बस इतना सा लिखना है, -1n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। ठीक है, और ये फॉर्मूला याद ना हो तो आपको क्या करना है, बस कूदते रहो, यहीं से वैल्यू बदलते रहो। n की वैल्यू 0 लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, जहाँ तक भी जाना है आपको, जितनी भी रेंज की हुई है। तो फर्स्ट बनाने के लिए प्लस, सेकंड बनाने के लिए माइनस। ठीक है, तो ये साइन वाला फंक्शन अपने अच्छे से समझ लिया, ग्राफ बनाना सीख लिया उसका। कोस का y = cos x, वैल्यूज़ निकालोगे, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही है। तो रेंज आएगी अपनी, डोमेन R, रेंज वही -1 से 1, पीरियड वही रहने वाला है 2 पाई। ग्राफ बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसका और डिटेल में एनालिसिस। तो 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, इससे आगे जाने की मेरे को ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसके बाद ये फंक्शन रिपीट कर जाए। 0 पे वैल्यू देखो कोस की क्या होती है 1, π/2 पे 0, पाई पे -1, 180 + 0, थर्ड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव का आंसर आएगा। 3 π/2 पे वापस 0 और 2 पाई पे ये। तो यही ग्राफ आप क्या करोगे, आगे की तरफ रिपीट कराते जाओगे, है ना, आगे पीछे। ये वापस मेरा -π/2, ये -पाई, ये -3 π/2, इजी। तो ये करते जा रहे हैं अपन। तो इसको स्टडी करो, ग्राफ तो सीख लिया आपने, रेंज वगैरह भी देख ली इसकी, -1 से 1 के बीच में, पीरियड 2 पाई है ही सही। कोस x 0 है। अब देखो जब जब साइन +-1 होगा तो कोस 0 हो ही जाएगा।
कहाँ का जीरो दिख रहा है? पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, -पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2। मतलब जब भी पाई बाई 2 का मेरे को ओड मल्टीपल नज़र आता है, ये भाई सब जीरो हो जाते हैं। ठीक है। कोस एक्स की वैल्यू 1 कब दिखाई दे रही है आपको? 2 पाई, 0, 4 पाई। मतलब जब भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। -1 वैल्यू कब आ रही है? पाई, -पाई। मतलब जब भी पाई का ओड मल्टीपल होगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो कोस यहाँ पे चालू होता है 1 से। ठीक है। 1 से वैल्यू गिर के पहुँचते 0 पे, फिर 0 से वापस -1 पे, -1 से वापस 0 की तरफ बढ़ोतरी, और फिर 0 से वापस आप 1 पे पहुँच जाओगे। तो ये लाइन अपने को याद है नहीं? 2n पाई, ये 2n+1 ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ऊपर क्या था ये? 4n+1 पाई बाई 2, ये था अपना 4n-1 पाई बाई 2। हालांकि वर्टिकल लाइन में इतना यूज़ नहीं करता हूँ फंक्शन को एनालाइज करने के लिए, पर हॉरिजॉन्टल से आप देख सकते हो कैसे 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 वैल्यूज घूम रही है। ठीक है। और अगर जर्नल वैल्यूज़ के बारे में अगर बात करनी है, कोस एक्स को आपने लिख दिया इससे हाफ, मेरे को पता है पाई बाई 3 60 डिग्री पे आता है। तो अब देखो कोस कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट के लिए यहाँ कूद जाओ और फोर्थ के लिए नीचे कूद जाओ। तो बेसिकली ऊपर जाने के लिए आपको +पाई/3 करना है, नीचे आने के लिए -पाई/3 करना है, सेम लाइन से 2n पाई से। तो सीधा सीधा चिपका सकता हूँ x = 2n पाई ± पाई/3। कहने का तात्पर्य अगर आपको जर्नल वैल्यू लिखनी है कोस x बराबर कोस अल्फ़ा, तो मैं डायरेक्ट चिपका सकता हूँ x = 2n पाई ± अल्फ़ा। इसमें कोई लोचा नहीं है। ठीक है ना, ईजी। 10x अगर आप बना रहा हूँ, y = 10x। अब इसमें देखो ये चीज़ क्या है? sin x अपॉन cos x। अब क्योंकि अपन रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो बॉटम कभी भी जीरो नहीं कर सकते है ना, जीरो से डिवीजन रियल में डिफाइन नहीं है। तो फिर x को क्या रखोगे? ऐसा रखो जिसपे cos 0 ना हो पाए। और cos 0 अभी थोड़ी देर पहले देखा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे 0 हो जाता है। तो रियल नंबर में से वो सारी वैल्यूज में हटा दूंगा। रेंज क्या होगी उसके बारे में विचार कर सकते हैं अपन। अब देखो ये 1 और बॉटम 0 होगी तो आप +∞ की तरफ भी जा सकते हो। ये -1 ये वापस 0 हो जाएगा, इसका मतलब -∞ की तरफ भी जा सकते हो। तो रेंज अपनी सारे रियल नंबर्स कवर किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसकी वैल्यूज़ के बारे में आप निकाल लोगे तो आसान हो जाएगा इसका ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है। तो x एक्सिस प्लॉट कर दी जाए, ठीक है, y एक्सिस प्लॉट कर दी जाए। तो मैं पाई/2 के ब्रेक्स लगा लेता हूँ बीच में, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ गड़बड़ हो सकता है। बॉटम 0 होगी, इन्फिनिटी की तरफ चले जाओगे आप। ठीक है। ये सारे पाई/2 के इंटरवल डाल रहा हूँ मैं। 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई, उससे आगे जाने की ज़रूरत है नहीं। -पाई/2 -पाई -3 पाई/2। अब देखो 0 पे sin 0 तो tan भी 0, और पाई/2 की तरफ जाओगे तो +∞। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपन नेगेटिव में जाओगे तो यही वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी। पाई/2 जैसे आगे आए तो सेकंड क्वाड्रेंट चालू हो जाता है, tan नेगेटिव है। अब देखो साइन तो ऑलमोस्ट 1 के आसपास ही है, कोस 0 के आसपास पहुंच गया तो -∞ की तरफ पहुंचे अपन, और पाई पे 0 है। तो ग्राफ कैसा हो गया अपना ये। अब देखो यही सेम ग्राफ आगे चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो इसी को रिपीट कराते हुए चलना अपने को। 2 पाई पे 0 ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, देख रहे हो, हमेशा बढ़ ही रहे। डिफ्रेंशिएशन से पता लगा सकते हो इसका, सेकेंड स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन होता है। अगर आपने कभी पढ़ा है तो अच्छी बात है। सेकेंड स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। तो दिख रहा है अपने को ग्राफ tan x का -∞ से +∞ तक भागते हुए आ रहा है। तो इसका पीरियड आप देख पा रहे हो
पाई है, ठीक है ना, पाई की लेंथ में ही ग्राफ अपना रिपीट कर जा रहा है, -π/2 से π/2। अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर मैं अपनी डोमेन -π/2 से π/2 ही रखूँ ओपन इंटरवल, तो भी मेरी रेंज पूरी कवर हो जाएगी। तो ये बड़ा खास बात है टैन के बारे में। डोमेन आपकी बाउंडेड हो गई, मतलब विद इन बाउंड्रीज डाल दिया आपने, तब भी आपकी रेंज क्या है, अनबाउंडेड, इन्फिनिटी तक जा रही है, -∞ तक जा रही है, ठीक है। तो ये था आपका टैन के बारे में विचार। जीरो कहाँ पे होता है, वही जहाँ पे साइन जीरो होगा, n पाई पे, और पीरियड पाई है। जनरल वैल्यूज़ के बारे में अगर बात की जाए, tan x को मैंने √3 लिख दिया, तो दिख रहा है साफ साफ ही 60 डिग्री, मतलब π/3 पाता है। लेकिन जर्नल तो क्वाड्रेंट के हिसाब से देखो तो tan कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड थर्ड, है कि नहीं। तो ये 2n पाई की लाइन है, ये 2n+1 पाई की लाइन है। इधर जाने के लिए भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो +π/3 कर दोगे, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो +π/3 कर दोगे। मतलब चाहे इवन मल्टीपल हो चाहे ऑड मल्टीपल हो, कैसा भी मल्टीपल हो पाई का, इंटीग्रल मल्टीपल हमेशा प्लस ही करना है। तो डायरेक्ट क्यों ना लिख दूँ, कैसा भी, मतलब n पाई और +π/3। तो जनरल वैल्यू के नाम पे मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ tan x बराबर tan अल्फ़ा, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई + अल्फ़ा। ओके, तो tan x का ग्राफ भी सबको क्लियर है। अब इनके उल्टे बनाने हैं आपको फुर्ती में, ठीक है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए, तो ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे से की जा सकती है। तो एक जनरल रूल अगर मैं बनाऊँ, अगर आपको f(x) का ग्राफ पता है, आपको 1/f(x) का ग्राफ बनाना है रेसिप्रोकल फंक्शन का, तो कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखी जा सकती है। जब भी f(x) की वैल्यू +-1 होगी तो ये वैल्यू भी +-1 होगी। जब ये भाई साहब अपने बढ़ेंगे तो ये भाई साहब घटेंगे, ये जब घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा है ना। और ये जब जीरो की तरफ भाग रहा होगा तो ये किधर जा सकता है, ±∞ की तरफ। जीरो को अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो तो -∞, पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो तो +∞। किधर से जीरो के पास जा रहे हो उसके हिसाब से ±∞ डिसाइड होती है। ये जब ±∞ की तरफ जाएगा तो ये जीरो की तरफ चला जाएगा। तो ये कुछ बेसिक रूल अगर दिमाग में रखोगे तो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो cot x का ग्राफ बना के दिखाता हूँ क्विकली। cot x अपना होता है cos x अपॉन sin x। तो जहाँ पे sin 0 वो वाले x नहीं लेना है, तो अपनी डोमेन क्या हो जाएगी, r- sin 0 हुआ था n पाई पे, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। बाकी जैसे साइन tan कहीं भी जा सकता है इन्फिनिटी पे, तो ये भाई भी कहीं भी जा सकता है, उल्टा ही तो क्या है, तो रेंज इसकी कुछ भी हो सकती है। अब देखो इसका ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा, tan का ग्राफ पहले बनाता हूँ, फिर आपके लिए मैं कोट का ग्राफ बना दूंगा। तो वही π/2 का डिवीज़न यहाँ पे भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आप इसको, ये 0 π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 -π/2 -π -3π/2 -2π, ठीक है। तो tan का ग्राफ बना दूँ। tan का ग्राफ क्या बनाया था अपन ने, इस तरह से बढ़ता हुआ पाई पे 0, ये सब tan के ग्राफ है, ओके। मेरे को बनाना है कोट का। तो देखो जहाँ पे 0 है कोट भाग जाएगा इन्फिनिटी पे, ये बढ़ रहा है तो घटता हुआ आएगा। ब्लैक से बना रहा हूँ कोट का ग्राफ, ठीक है। ये देखो ये बढ़ रहा है तो ये घट के 0 पे आ गया, ये भाई बढ़ रहे थे तो ये लगातार घट रहा है, सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। तो ब्लैक से अपना कौन बन रहा है, कोट, ठीक है। तो कोट ऑलवेज डिक्रीजिंग है,
इसका डिफरेंशिएशन भी देखते हैं लोग, तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर आता है। तो ब्लैक से मैंने क्या बना दिया अपन ने, कोट एक्स का ग्राफ, इजी। पीरियड इसका भी पाई ही है, ठीक है ना, देख पा रहे हो, यही सेम लेंथ का ग्राफ अपना रिपीट हो रहा है, पाई पाई के लेंथ में, पीरियड पाई हो गया। सीकेंट एक्स का ग्राफ बनाते हैं या कोसिकेंट एक्स का ग्राफ बनाते हैं, सेम वैसे ही आप कोसिकेंट एक्स का भी सीकेंट एक्स का भी बना सकते हैं। अब कोसिकेंट एक्स के अपने साइन एक्स, ठीक है, तो एक्स कुछ भी डालो, बस साइन को जीरो मत करवाओ, तो आर माइनस एन पाई। अब इसकी रेंज के लिए देखो कितना सुंदर काम कर रहे हैं अपन, ये उल्टा है। साइन की रेंज मेरे को पता है क्या होती है, 1 से -1। अब देखो जब साइन की वैल्यू 1, ऊपर साइन एक्स को चला रहा हूँ मैं, नीचे कोसिकेंट एक्स को चलाऊँगा, वैल्यू कहाँ जाएगी। जब साइन एक्स की वैल्यू 1 तो कोसिकेंट की वैल्यू 1। अब देखो ये वैल्यू घट के आ रही है जीरो की तरफ, तो कोसिकेंट उसका रेसिप्रोकल है तो बढ़ेगा, और किधर जाएगा, जैसे ही जीरो के पास पहुँचेगा 1/0 ये पहुँच जाएगी प्लस इन्फिनिटी। यहाँ देखो जब साइन एक्स की वैल्यू -1 तो कोसिकेंट की वैल्यू भी -1। ये भाई साहब बढ़ के जा रहे हैं किधर, जीरो की तरफ, तो ये भाई क्या करेंगे, रेसिप्रोकल तो डिक्रीज करेगा, साइन एक्स बढ़ेगा तो कोसिकेंट डिक्रीज करेगा, पीछे चला जाएगा किधर, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो रेंज देख पा रहे हो क्या आ रही है अपनी, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। साइन का उल्टा है, साइन -1 से 1, तो देखो 1 से 0 तो ये भाई 1 से इन्फिनिटी, -1 से 0 तो ये भाई -1 से इन्फिनिटी। ये काम की चीज़ है, रेंज को कैसे एनालाइज किया जाता है, जैसे जैसे इसमें आएगा तो बाकी फंक्शंस में भी सीख जाओगे। तो ये इसलिए पॉलिनोमियल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम बेस मानते हैं अपने पूरे मैथ के सिलेबस का, तो उसको बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, आर में से -1 से 1 के बीच की वैल्यूज़ को उड़ा दिया, ठीक है। ये भी पीरियोडिक होगा, जो साइन का पीरियड है वो इसका पीरियड भी होगा 2 पाई। अब देखिए कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। साइन का ग्राफ बनाऊंगा पहले तो, और उसका उल्टा कर दूंगा। सीकेंट का ग्राफ आप खुद बनाएंगे, कोस के ग्राफ को उल्टा करना है। तो जैसे साइन का बन रहा है, एक बार साइन का ग्राफ आ जाता है तो उसी को शिफ्ट करके आप कोस का ग्राफ बना लेते हैं, बस 90 डिग्री शिफ्ट करना उसको, तो वैसे ही सीकेंट का ग्राफ भी बना लोगे, ठीक है। तो इसके बाद ग्राफ पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं आपको, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, 0 π/2, ये पाई, 3 π/2, 2 पाई, 5 π/2। यहाँ पे भी कुछ बना लेता हूँ, काफ़ी है, -π/2, -पाई, -3 π/2। ओके, तब देखो कि ये जो चीज़ है, लाइन खींच लेता हूँ, ये होगी 1 की लाइन, ठीक है। इसके अंदर कोसिकेंट का ग्राफ नहीं लेके आना है, साइन का ग्राफ इसके अंदर अंदर चलाना अपने को। साइन का ग्राफ बना दूँ, 0 पे 0, ठीक है, फिर ये आया इधर 2 पाई पे 0, π/2 वापस माइनस, पीछे सेम चला रहा हूँ, पाई पे 0 और ये -2 पाई पे वापस 0। अब ब्लैक से बना रहा हूँ मैं किसका ग्राफ, कोसिकेंट का। देखिए जहाँ पे ये 1 तो कोसिकेंट भी 1। अब ये देखो ये बढ़ रहा है, तो ये भाई घट के आएगा प्लस इन्फिनिटी से 1 की तरफ, ठीक है। ये गिर रहा है तो ये वापस बढ़ के जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, -1 पे भी -1, तो देखो ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज़ होके यहाँ पहुँचेगा। तो ये इंक्रीज़ हुआ, देख रहे हो, उल्टा बनाने का मतलब डिक्रीज़ नहीं होता है, सिर्फ बढ़ते एक्स पे देखना है। -इन्फिनिटी से -1 पे पहुँच गया ये बढ़ रहा है तो ये वापस डिक्रीज़। तो एक ऊपर एक नीचे रखते जाओगे, सेम ये आगे पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट होता रहेगा आगे पीछे, इसी तरह से इसको चलाते रहो। इसी तरह से आप कोस का ग्राफ बनाओ,
और सीकेंड के फंक्शन के बारे में पता लग जाएगा। तो सीकेंड के बारे में बस आपको डोमेन, रेंज और पीरियड के बारे में चर्चा तो कर ही सकते हैं। तो ये है बेसिकली 1/cos। तो अगेन एक्स कुछ भी डालो, बस cos को 0 मत होने दो। तो cos 0 होता है 8 × पे, तो वो सारी उड़ा दी। रेंज इसकी भी वैसे निकलेगी जैसे आपने कोसेकेंड की निकाली, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी पीरियोडिक है विद पीरियड ऑफ 2π, कोस के जैसे पीरियड है। तो ये हमने ग्राफ और सारे 6 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को क्रिएट कर लिया है। ठीक है, कुछ बेसिक डोमेन रेंज के सवाल वो करेंगे इन फंक्शंस को और फर्दर स्टडी करने के लिए। कुछ ग्राफ पे क्वेश्चन लगाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जनता हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझ लिया है, ग्राफ वगैरह बना लिए हैं, तो फुर्ती में कुछ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए जाएं। ठीक है, तो देखते हैं। चलो एक फंक्शन लेते हैं सिंपल, cos x अपॉन √1 - sin स्क्वायर x प्लस sin x अपॉन √1 - cos स्क्वायर x प्लस tan x अपॉन √secant स्क्वायर x -1 प्लस cot x अपॉन √cosecant स्क्वायर x -1। फाइंड all possible values of fx। अब देखो जनरली कुछ लोग क्या करेंगे, अभी 10 से ताज़ा आए हो आप लोग, तो 1 - sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x √ हटाया, cos x कैंसिल, 1 - cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x काटा कैंसिल, 1 सेम 1 बोलो, 4 आंसर आएगा इसका। पर बच्चों अब हम हो गए बड़े, अपन ने देखा है कि वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती हैं और स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी तो इसका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए इसको मोड करके लिखना पड़ता है। ठीक है ना, ऐसे सीधा टपका के एक्स नहीं लिख सकते अपन। तो अतः इसको आप क्या लिखेंगे, cos x अपॉन मोड cos x, ना कि सीधा cos x। पता करना जरूरी है ना भाई, ये कब नेगेटिव कब पॉजिटिव है। तो सबसे पहला स्टेप तो इसमें ये है, जो अपने को अटेंशन पे करनी है कि मोड लगाना है। सीधा आइडेंटिटीज यूज़ करके, वो तो समझदार हो आप, कोसेकेंट स्क्वायर x -1 कोट स्क्वायर x होता है, कर लोगे। पर अब एक चीज़ दिमाग में डालनी कि मोड लगा के लिखना है। अभी कब नेगेटिव कब पॉजिटिव है, x डालोगे उसके ऊपर पता लगेगा। पर x जो भी हो इन चारों क्वाड्रेंट में घूमेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं। तो आपको पता है मोड x के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें कि x ही खुलता अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 तो वैसे भी अपन किसी को नहीं बनाने वाले हैं, बॉटम में चिपके हुए सब, और लेस देन 0 पे -x, मतलब नेगेटिव पे ये चीज़ क्या होगी, माइनस के साथ खुलेगी, पॉजिटिव पे प्लस के साथ खुलेगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो सब प्लस के साथ खुलेंगे, तो आंसर आ जाएगा +4। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये क्या खुला, -1 +1 -1 -1, तो आंसर आ गया -2। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो क्या खुला, -1 -1 +1 +1 0 हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, कोस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो +1 -1 -1, ये भी -2। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है अपनी y की, 0 -2 एंड +4। तो मिनिमम वैल्यू -2 है इसकी। कई बार लोग ज़्यादा कर लगा के मोड को प्लस माइनस खोल देते और बोल देते कि -4 मिनिमम हो जाएगी, +4 मैक्सिमम हो जाएगी। तो नहीं भाई, मोड को ऐसे टपका के -1 +1 नहीं लिखते, डिफाइन करना पड़ता है कि अंदर की क्वांटिटी कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, उसके हिसाब से। ठीक है, इजी सवाल, कोई ज़्यादा लोड नहीं है इसके अंदर। एक सुंदर सी बात, sin 1 sin 2 sin 3 sin 4 sin 5 बढ़ते क्रम में सजाइए, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ इनको। और ये 1 2 3 4 5 सब क्या है, रेडियन है। ठीक है ना, डिग्री विग्री कुछ नहीं लगाया इनके ऊपर, रेडियन है। और डिग्री में होता तो फिर आंसर फटाफट ही दे देते ना अपन, 1 2 3 4 5 डिग्री, 90 तक तो बढ़ता ही रहता लगातार, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे ऑलरेडी। रेडियन में मामला, तो अब देखो रेडियन में है तो कैसे करोगे इसको,
सबसे पहले तो अपन देख लें कि 1 2 3 4 5 क्वाड्रेंट में कहाँ लाई करते हैं। तो बालक देखो ये होता है 0, ठीक है, ये होता है पाई/2, और पाई का मतलब रेडियन में रफली 3.14 ले सकते हो तुम। ये हो गया 1.57, 3.14, इसमें ऐड कर दो पाई/2 को तो बन गया 4.7, और ये 2 पाई हो गया 6.28। तो 1 लगभग कहीं यहाँ पे है, 2 अपना यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, और 5 यहाँ पे है कि नहीं। तो ये तो दिख गई 4 और 5 की वैल्यू नेगेटिव, बाकी सब पे पॉजिटिव है। अब फ्लो देखो, याद करो साइन का सिस्टम कैसे चलता है। साइन भाई यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ वापस 0, यहाँ पे -1। तो जितना आप इस लाइन के नज़दीक रहोगे उतनी वैल्यू अपनी 1 के पास में रहेगी, जितना आप इसके नज़दीक रहोगे उतनी वैल्यू -1 के पास में रहेगी, और इसके आसपास है तो वैल्यू 0 के आसपास रहेगी। देख लो ना, यहाँ से बढ़ेगी 1 की तरफ, फिर गिर के 0, फिर वापस -1, वापस 0। ग्राफ में देखा ही है अपन ने भी। तो आप देखो कौन ज़्यादा नज़दीक है इस लाइन के, अंतर देखते हैं। ये है भाई 0.57 दूर, और ये भाई है 0.43 दूर। तो ज़्यादा दूर पास में कौन है? 2। तो 2 की वैल्यू 1 के काफ़ी क्लोज है, ठीक है। तो देख पा रहे हो आप, सबसे बड़ी वैल्यू sin 2 पे आएगी, फिर sin 1 पे आएगी, क्योंकि 3 तो बहुत दूर है इस लाइन से, या फिर वो कहो 0 के बहुत पास में। तो 3 पे वैल्यू 0 के आसपास ही रहती है। 4 और 5 में जो जितना पास में रहेगा उतनी वैल्यू -1 के क्लोज रहेगी। तो ज़्यादा पास में 5 है, तो ये वैल्यू -1 के क्लोज है, मतलब ज़्यादा नेगेटिव है। तब फैसला हो गया है, अपन ने बेसिकली डिस्टेंस नाप ली। जो इस लाइन के ज़्यादा नज़दीक वो 1 के क्लोज, जो इसके ज़्यादा नज़दीक वो -1 के क्लोज। तो एंगल देखो कितना दूर कितना पास है। तो sin 5 सबसे छोटा है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होने के कारण। फिर sin 4, ये भी नेगेटिव है पर sin 5 से तो ज़्यादा ही है। फिर sin 3, फिर sin 1, फिर अपना sin 2। यही चीज़ आप cos के साथ भी कर सकते हो ट्राई, tan के साथ भी ट्राई कर सकते हो, करके देखना चाहिए, करिए आप। ओके, चलिए अब कुछ और बेसिक सवाल की तरफ रुझान करते हैं, ठीक है। रेंज निकालनी है अपने को। ए की रेंज क्या हो सकती है? फंक्शन दिया अपने को 4 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अगर अपन पूरा एक में कन्वर्ट कर लेंगे तो रेंज निकालना आसान हो जाएगा। cos स्क्वायर को चेंज कर देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक साइन के अंदर। तो क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना बड़ा आसान काम होता है। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, दिख रहा है साफ साफ, साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा। तो +4 -4 कर दूंगा तो ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा कंप्लीट। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आना चाहिए भाई। ये -2 का होल स्क्वायर, ये बाहर कूदे तो 4 हो गया, ठीक है। 5 माइनस साइन थीटा -2 की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, ये होल स्क्वायर हो गया साइन थीटा -2। अब एक चीज़ को आप समझ लीजिए, ठीक है, कि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, पर वो कब होगी? जब साइन थीटा को 2 करोगे, और साइन थीटा 2 होता नहीं है, ठीक है। तो अंदर वाली चीज़ की रेंज पता है आपको क्या आ रही है? साइन की वैल्यू भागेगी -1 से 1, उसमें आप 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। 2 सब्ट्रैक्ट करने के मतलब ये अंदर की वैल्यू भागे कहाँ से? -3 से -1 की तरफ, ठीक है, अंदर वाली की रेंज। तो इसका स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक भाग जाएगा बच्चों? 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर कर रहा हूँ मैं। तो अब देखो, जब स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी तो आंसर आ जाएगा 4, और 9 होगी तो आ जाएगा -4। तो एक ही रेंज होगी अपने पास -4 से 4। कुछ नहीं है, यहाँ पे एक बार 1 डालो, एक बार 9 डालो, दिख जाएगी रेंज -4 से 4। तो इस तरह से रेंज निकाली जाती है। क्वाड्रेटिक में था तो परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, और चेक कर लो कि अंदर वाला भाई कहाँ भाग रहा है, फिर उसका स्क्वायर देख सकते हो कहाँ से कहाँ जा रहा है। एक और सवाल लेता हूँ। f(x) है अपना, ठीक है,
5 sin x प्लस 7। डोमेन तो इसकी आर है, ठीक है ना, कुछ भी डाल सकता हूँ। रियल फंक्शंस का मतलब बॉटम जीरो नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बस काफ़ी है। ठीक है, अब रेंज देखो, ये भाई -1 से 1, तो ये पूरा 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद -5 से 5, उसमें 7 जोड़ दिया आपने, तो सीन हो गया -5 + 7 2, 5 + 7 12। तो ये आ गई आपकी रेंज। ठीक है, ये आ गई मेरी रेंज 2 to 12। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो आप फटाक से बोलोगे ठीक है यार, उल्टा कर देता है इसका भी। पर ये उल्टा हो कैसे रहा है, इस पर जरूर गौर करना चाहिए अपने को। अभी थोड़ी देर पहले रेसिप्रोकल फंक्शन के बारे में बात करी है मैंने। देखो यहाँ पे मेरे पास नंबर लाइन पे 2 है, यहाँ पे 12 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब ये भाई अपने क्या है 2, ठीक है, कौन f(x), नीचे f(x) लिख रहा हूँ, ऊपर g(x) लिख रहा हूँ, तो ये वैल्यू क्या होगी अपनी g(x) की हाफ। ठीक है, j 12 है तो उस टाइम पे g(x) क्या होगा 1/12। तब देखो जब ये f(x) बढ़ेगा 2 से 12 की तरफ, तो अपना g(x) क्या करेगा, सिंपली घट के किधर आ जाएगा 1/12 की तरफ। g(x) रेसिप्रोकल है ना, f(x) बढ़ेगा तो g(x) घटेगा, तो अपनी रेंज सिंपली क्या बन गई 1/12 से 1/2। ठीक है, अब एक मज़ेदार बात होने वाली है अगले सवाल में, उस पर आप गौर करेंगे। ठीक है, देखिए f(x) ले रहा हूँ इस बार, ये 7 और 5 को आपस में एक्सचेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये एक सिंपल फंक्शन ले लिया 5 sin x + 3, इसकी रेंज बताओ मेरे को। सेम -1 से 1, -5 से 5, 3 ऐड किया तो -2 से 8 हो गया सीन, ये आ गई रेंज। ओके, इसके रेसिप्रोकल के बारे में कमेंट कर सकते हो। मैंने बोला कि भाई इसकी रेंज निकालो। ठीक है, डोमेन तो ऑब्वियस ही बात है कि तुम्हें वो सारी वैल्यू जुड़ानी पड़ेगी जहाँ पे साइन की वैल्यू -3/5 होगी। तो अगर इसकी डोमेन लिखनी हो तो x बिलोंग्स टू r माइनस वो सारे x जहाँ पे साइन x की वैल्यू -3/5 हो जाए। ठीक है, ओके। तो अब इसका जो रेंज है, अगर गलती से आपने सीधा सीधा उठा के ऐसे छाप दिया कि भाई कि -12 से 1/8 कर दो, तो ये हो जाएगा गलत। समझे आप? सिंपल आपको ऐसे ही देखना है, जैसे अभी अपन ने देखा रेसिप्रोकल फंक्शन किधर घूम रहे हैं। ये नंबर लाइन को यूज़ करना सीख जाओ, मज़ा आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि बीच में जीरो भी आ रहा है, और जीरो का जैसे उल्टा करते हो तो इन्फिनिटी की तरफ भाग जाते हो आप। तो इस बारे में गौर कीजिए आप। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ मैं f(x), तो जब आपका f(x) क्या है -2, तो उस टाइम पे मेरा g(x) क्या होगा -12। ठीक है, ऊपर f(x) चला रहा हूँ, नीचे g(x) चला रहा हूँ। जिस टाइम पे f(x) आपका 8, उस टाइम में आपका g(x) क्या होगा 1/8। अब देखो f(x) जा रहा है बढ़ के 0 की तरफ, तो उसका रेसिप्रोकल क्या करेगा भाई, डिक्रीज होगा। -12 से डिक्रीज होकर कहाँ पहुँच जाएगा, 0 की तरफ जा रहे हो ना तुम लेफ्ट साइड से, तो किधर भाग गया -∞ की तरफ। f(x) आ रहा है अपने पास 8 से घटते हुए 0 की तरफ, तो उसका रेसिप्रोकल क्या करेगा, बढ़ेगा। जब वो 8 था f(x), तो g(x) था 1/8, वो बढ़ के किधर भाग गया, ये आई 0 की तरफ थी, किधर चला गया +∞ की तरफ। तो रेंज क्या निकली अपनी -∞ से -12 यूनियन 1/8 से इन्फिनिटी, एग्जैक्टली इसका कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हो आप? जो आपने ऊपर देखा उसका एग्जैक्टली अपोजिट ही है आंसर। तो जब भी रेसिप्रोकल फंक्शन निकाल रहे हो तो देखिए भाई कि f(x) कैसे चल रहा है, g(x) कैसे चल रहा है, कहीं इन्फिनिटी का स्कोप तो नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करोगे कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और कमांड मैथ में अच्छी होगी और मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि मैं मैथ में कुछ सीख रहा हूँ।
ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करो, घबराओ नहीं। तो चलिए एक सिंपल क्वेश्चन और लेते एक दो, फिर ख़त्म करते हैं अपन लेक्चर को। एक y है अपने पास अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स प्लस 9 प्लस 3, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी मेरे को। तो ये पहले एक सिंपल सा सपाट अपने को दिख रहा है, ज़्यादा लोड नहीं है इसमें। साइन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, ये प्लस 3। अगेन होल स्क्वायर हटा रहे हो, मोड लगाओगे, ठीक है। अब मेरे को पता है कि ये वैल्यू क्या है, साइन एक्स हमेशा 3 से छोटा ही होता है, तो मैं क्यों ना इसको 3 माइनस साइन एक्स लिख दूँ, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो मोड लगाने का सेंस नहीं है। तो क्या बन गया बच्चों, सीधे सीधे 6 माइनस साइन एक्स। तो डोमेन तो रियल नंबर दिख ही रही है ना। तो ये सीन क्या हो गया अपने पास, रेंज क्या हो गई भाई, -1 से 1, तो ये हो गया अपने पास 5 से 7 आ गई रेंज, ठीक है। सिंपल 6 माइनस 1 से लेके 6 प्लस 1 तक भाग रहे हो आप, इजी। कोई समस्या इसके अंदर? चलिए और सवाल देखते हैं, और क्लैरिटी लेके आते हैं साइन कोस के फंक्शंस को लेके। अपने को देखो क्या बोला गया, साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 3, ये 0 है। तो फिर कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 3 की वैल्यू क्या हो सकती है। तो सवाल के बारे में देखा जाए तो देखो ये अपने पास क्या है, रियल नंबर का स्क्वायर है और तीनों स्क्वायर का सम 0 हो रहा है। वो तभी पॉसिबल है जब ये तीनों बाई 0 हो जाए, मतलब साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 तीनों साइमल्टेनियसली 0 होंगे, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज स्क्वायर का सम तो 0 पॉसिबल नहीं है, एक दूसरे को कैंसिल तो कर नहीं सकते। और ये आप समझ जाते हैं कि जब साइन थीटा की वैल्यू 0 हो रही है तो कोस वाला भाई अपना +-1 +-1 +-1 पॉसिबल है। अब कॉम्बिनेशन बना के देख लो, तीनों प्लस लोगे तो आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 + 1 माइनस लोगे तो 1 आ जाएगा, 2 - 1 प्लस लोगे तो एक -1 आ जाएगा, तीनों माइनस लिए तो -3 आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन बना के देख लें, और पॉसिबल वैल्यूज अपने सामने आ गई हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ माइनस से कंट्रोल कर लो, एक भी माइनस नहीं डाला, एक माइनस डाला, 2 माइनस डाले, तीनों माइनस डाल दिए, तो उस हिसाब से अपने सारी वैल्यूज़ पता लग जाएंगी, ठीक है। और देखो एक AMGM का और यूज़ कर लेते हैं लोग, इसको रेंज को निकालने के लिए। थोड़ी नई चीज़ आपके लिए, बस थोड़ा सा बता देता हूँ। पॉजिटिव नंबर्स के केस में A1 + A2 + A3 ++ AN डिवाइडेड बाई AN, इसको बोलते हैं हम n नंबर्स का AM, अर्थमेटिक मीन, है ना। सिंपल जो हमारा एवरेज होता था ना, उसी चीज़ की बात हो रही है, अर्थमेटिक मीन जोड़ के n से डिवाइड। एक होता अपने पास GM, वो क्या होता है बाल को, सबको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ऐड कर रहे थे तो मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर रहे थे तो पावर चढ़ा दी 1/n, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, GM। सीक्वेंस सीरीज में और अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। तो हाल फिलहाल ये अपने को डेफिनेशन वाइज पता लग गया, सबको जोड़ के n से डिवाइड किया, इसको बोलते हैं अपना अर्थमेटिक मीन। प्रोडक्ट करके पावर 1/n कर दी तो ज्योमेट्रिक मीन। तो एक सिंपल सी चीज़ है अपने पास, AM ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ठीक है। ये एक इनइक्वालिटी है, AM ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। इसका यूज़ किया जा सकता है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। कैसे? अगर आपको प्रोडक्ट पता है, प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा, GM के अंदर, तो फिर आप सम का मिनिमा पता कर सकते हैं, है कि नहीं। सम तो हमेशा प्रोडक्ट से बड़ा है, उससे बराबर होगा, कम से कम बराबर हो सकता है, अदरवाइज उससे बड़ा ही रहेगा, तो मिनिमा पता लग जाएगी अपने को ना। और अगर आपको सम पता है, ठीक है, तो फिर मैं प्रोडक्ट का क्या पता कर सकता हूँ, मैक्सिमा, कि प्रोडक्ट सम से बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा सम के बराबर हो सकता है, तो प्रोडक्ट का मैक्सिमा पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह से काम करता है कि अगर आपको प्रोडक्ट पता है तो सम निकाल सकते हो, सम पता है तो प्रोडक्ट पता कर सकते हो, ठीक है।
इस तरह से ये चीज़ें लगाई जा सकती हैं इस क्वेश्चंस के अंदर AMGM के हिसाब से। तो कुछ सवाल कर लें तो और क्लैरिटी आएगी। और इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब ये सारे नंबर बराबर हो जाएं। इस चीज़ पे भी आप गौर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक सवाल लगाता हूँ सीधे। क्वेश्चन है 1 + 4x - x² = 9 sec² y + 4 cosec² y। ठीक है, फाइंड x y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है। तो ऐसे सवालों में काफ़ी कुछ रोचक हो जाता है। और रोचक चीज़ क्या होती है वो देखिएगा आप। रेंज का कॉन्सेप्ट बैठता है। LHS RHS दोनों को रेंज वाइज फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ये क्या बन गया बच्चों अपने पास x² - 4x + 4 - 4 करूँगा तो ये बन जाएगा 5 - x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये पता लग गया कि जो मेरी LHS है वो हमेशा 5 या 5 से छोटी है। देख लो ना, 5 माइनस सम पॉजिटिव क्वांटिटी है। RHS में आ जाओ, इस बाई को तोड़ा अपन ने 1 + tan² y, इसको भी तोड़ा 1 + cot² y। तो स्टोरी होगी अपने पास क्या, 9 + 4 13 हो जाएगा, 9 tan² y 4 cot² y। देख लो प्रोडक्ट पता है इन दोनों क्वांटिटीज़ का, तो AMGM लगाया जा सकता है। दोनों क्वांटिटीज़ का सम डिवाइडेड बाई 2, दोनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट, tan और cot कैंसिल हो गए, 36 का आ गया √6। तो मेरे को पता लग गया कि 9 tan² y + 4 cot² y हमेशा 12 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी √13 + 12, 25 का √5, मतलब कि मेरे जो RHS है, RHS जो है वो हमेशा 5 से बड़ी है। तो ये खेल हो गया ना, LHS 5 है 5 से छोटी, RHS 5 है 5 से बड़ी है। तो इक्वेशन कब आएगा? जब LHS और RHS दोनों ही 5 हो जाए। अतः x की वैल्यू क्या होगी आपके पास? सपाट 2, RHS 5 का मतलब ये दोनों क्वांटिटी बराबर है। तो 9 tan² y = 4 cot² y बराबर हो गई। तो हमारे पास tan की पावर 4y हो गया 4/9, तो tan y आ जाएगा √2/3। ओके, एक्यूट एंगल के लिए सोच सकते हो तो y को लिख सकता हूँ tan इनवर्स √2/3। तो ये y और x मेरे सोल्व होके आ गए। ठीक है, तो क्या क्या अपन ने LHS RHS के दोनों की अलग अलग रेंज निकाल दी। LHS के लिए सिंपल परफेक्ट स्क्वायर यूज़ किया, RHS के लिए भी परफेक्ट स्क्वायर यूज़ कर सकते थे आप। a + b का होल स्क्वायर कंप्लीट करके सोचा जा सकता था, a - b का भी। तो AMGM भी अपने को लगाना आना चाहिए, काम की चीज़ है। तो कुछ क्वेश्चंस लगाइए आप। इसी के साथ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे हमने सारा काम कर लिया है। अब अपनी फॉर्मूले वाली ट्रिग्नोमेट्री वो स्टार्ट हो जाएगी अगले लेक्चर से। थैंक यू वेरी